आप सुन रहे हैं कुमाऊं वानी की प्रस्तुति जमीन हमारी धरोहर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल। जी हां दोस्तों, जमीन हमारी धरोहर इस श्रृंखला के 5वें भाग में हम बात कर रहे हैं दीवान सिंह जी से और जानने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम भू कानून की मांग कर रहे हैं तो हमारे लोग, हमारे अपने लोग, उत्तराखंड के आम निवासी क्या ऐसा वो खुद में करें कि वो जमीनों को समझें, या हमारे अंदर अपनी जमीनों को लेकर क्या भ्रांतियां हैं। जी हाँ, कुछ मैं स्थानीय निवासी होने के नाते ये जानता हूँ कि बहुत बार हम पुश्तैनी रूप से अपनी जमीनों में रह रहे होते हैं, यानी कि बूबू से मेरे बाबू के पास आई, मेरे बाबू से मेरे पास आई, मैं उसी मकान में रह रहा हूँ, थोड़ा बहुत सही कर लिया, नया बना लिया, मगर उसी जगह पर रह रहा हूँ, या उसी खेत में खेती और बागवानी कर रहा हूँ और वो सालों साल मेरे पास है। ना मैंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की, ना किसी ने बताया। लेकिन अभी की वर्तमान परिस्थिति में बम तब फूटता है जब पता चलता है कि कोई जमीन का खरीदार, या कहें जो बिचौलिया जमीन के सौदे कराते हैं, वो बताते हैं कि जिस पुश्तैनी जमीन पर आप रह रहे हैं ये फला फला व्यक्ति के पास निकल रही है, उनके नाम पर है। और तब हम बहुत बड़े संकट में होते हैं और फिर जमीन बिकना शुरू होती है। कई बार पारिवारिक आपसी कलह होते हैं, कई बार गांव स्तर पर कलह होते हैं, और इन परिस्थितियों को देखा देखी हमने सोचा कि हम इस श्रृंखला का निर्माण करें। तो ये हमारी श्रृंखला का निर्माण करने के पीछे उद्देश्य था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब हम ये समझे तो दीवान जी से भी बात करने के बाद ये समझ में आया कि हम लोग जमीन की पैमाई से, जमीन के नक्शे, जमीन की भाषा, यानी कि हम अपनी पुश्तैनी भाषा, कुमाऊनी भाषा में नाली में पैमाइश करते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्री या जो रिकॉर्ड रहता है वो हेक्टेयर में रहता है। हेक्टेयर के अंदर जब हम खतौनियों को देखते हैं तो आना, मुट्ठी, 8 आना, 4 आना करके हिस्सेदारी होती है, हम इनको नहीं समझ पाते। तो इस चर्चा के केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम समझें अपनी जमीनों को, उनकी पैमाइशों को, उनकी भाषाओं को, क्या है खतौनी, क्या है खसरा, कैसे हम समझें कि जहाँ पर मैं हूँ वो मेरी अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, या कभी मेरे बूबू, बाबू या पूर्वजों ने अदला बदली की है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे हम इस भाग में। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। एक जमीन को लेकर लोगों की बेसिक समझ क्या होनी ज़रूरी है। हम भू कानून की मांग करते हैं, हम कहते हैं कि बाहरी लोगों के हाथ में ज़मीनें जा रही हैं, जो उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारी संस्कृति, हमारे लोग जो युवा पलायन कर गए हैं वो फिर वापस नहीं लौटेंगे अगर ज़मीनें जो यहाँ की नहीं रही। आप किस तरीके से देखते हैं कि ज़मीनों के बारे में हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को बेसिक जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होना ज़रूरी? धन्यवाद किनवाल जी। मैं जो जैसे कि भू कानून के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले हमको ज़मीन की बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। जैसे हम मानते हैं कि जैसे हम बैंक से संबंधित बातें होती हैं तो हमारे कोर्सों में, हाई स्कूल में, 8th में ब्याज से लेकर सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़मीन से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारियाँ, ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती है। देखिए, जैसे है माना मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं तो अब मुझे तब याद आती है कि मुझे दाखिल खारिज चलाना है। अब दाखिल खारिज चलाने के लिए फिर हम अपने तहसील में जाते हैं तो वहाँ हमें तरह तरीके से बताई जाती है कि ये कागज लाओ, ये का लाओ, ये लाओ, लेकिन हमें बेसिक जानकारियाँ नहीं होती कि हम एक अपनी खतौनी को कैसे पढ़ें। अच्छा। क्या उसमें फसली वर्ष है, उसमें हेक्टेयर पे लिखा रहता है। अब हेक्टेयर हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, जबकि हाई स्कूल में होता है कि भाई नाली को हेक्टेयर में बदलना, हेक्टेयर को एकड़ में बदलना। तो ये जो बेसिक चीज वहाँ हेक्टेयर में है, व्यवहारिकता हमारी नाली में है। अच्छा। हम कहते हैं कि यार 4 नाली जमीन है, 2 नाली जमीन है, 10 नाली जमीन है, लेकिन खतौनी पे हम पढ़ते हैं तो वहाँ हेक्टेयर में होता है। तो आम आदमी उसको नहीं समझ पाता है। फसली वर्ष क्या होता है, खाता संख्या क्या होती है, और आपका खसरा किसे कहते हैं। बहुत से समझ में खसरा ही नहीं आता है, ये नए नए शब्द आ जाते हैं तो उनको समझने में तो उसकी
उसकी एक बेसिक जानकारी चाहे एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे स्कूलों के माध्यम से हो, बच्चों को पढ़ाई जाए कि यार ये खसरा है, इसे नक्शा देखना। अब हमको नक्शा देखना ही नहीं आता है कि कौन नॉर्थ की साइड कौन है, साउथ में कौन है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है। तो हमें इस बेसिक जानकारियाँ अगर हमें हों तो हम उसमें अपनी ज़मीन के बारे में जान सकते हैं कि मेरी कितनी ज़मीन है, कहाँ पर है, कितने कितने एक नाली ज़मीन कितने की कहते हैं, एक 2 नाली ज़मीन कितने हो रही है। ये सारी चीज़ों की अगर हमें बेसिक जानकारियाँ हमें हों तो हम अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं और ज़मीन के बारे में एक अच्छी नॉलेज रख सकते हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम चीज़ों के बारे में समझेंगे नहीं। जैसा जिसने हमको बताया हम वैसा करते चले जाते हैं और फंस जाते हैं। तो अभी व्यावहारिकता में क्या है, क्या लोगों को अपनी ज़मीनों की एग्जैक्ट लोकेशन जो नक्शे में है और जो मौके पर है जी, इसका सही आभास या जानकारी नहीं है क्या? जी, मुझे ये लगता है कि जो जहाँ तक मेरा है कि आम गांव वाले को वो नक्शा देखना ही नहीं आता है कि इसमें नॉर्थ की साइड कौन है। माना कोई पटवारी जी आ जाते हैं या कोई तहसीलदार साहब लोग आते हैं, मौके पर आते हैं, फैलाते हैं, वो केवल देखे रहते हैं दूर से, बस जो पटवारी ने कह दिया ये खेत है तो मान लेते हैं। लेकिन हमको एक्चुअल पता है, माना 1370 खेत संख्या है तो उसका रकबा कितना है, उसका क्षेत्रफल कहाँ पर लिखा रहता है खतौनी में, उतनी जगह एग्जैक्ट ये जगह है या नहीं है। या हम अब उसने कहा पत्थर फेंक देना, पहले तो यही होता था, उसने कहा वहाँ तक है, ये अनुमान से करते थे। आज सब इन चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा वो हो गया। तो आज बेनाप में चले जाना या आगे चले जाना, पंचायती भूमि को खोद देना, ये लोगों को पता ही नहीं होता था। उन्होंने कहा, हमारे पिताजी ने कहा वो ऊपर तक है, मोड़ तक, वो मोड़ में तक जहाँ तक मकान लगा दिया। आज पता चल रहा है वो अवैध में मकान है। अब कल टूटने की प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई अवैध तो संपत्ति अवैध है, भारत सरकार की ज़मीन भारत सरकार के पास है। तो उन चीज़ों की जो बेसिक जानकारियां हैं वो अगर हमारे पाठ्यक्रमों में हों, वो हमारे एनजीओ सेक्टर के माध्यम से किसी पर इस तरह के कैंप लगें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ज़मीन हर किसी व्यक्ति के नाम में आनी है। चाहे आज तो महिलाओं के नाम में भी ज़मीन आ रही है, और तो उनको हर किसी व्यक्ति को अपनी ज़मीन कहाँ पर है, रास्ते की चौड़ाई क्या होती है, लंबाई क्या होती है, खेत का एरिया कैसे निकालते हैं, ये बेसिक जानकारियाँ तो होनी चाहिए थी। दीवान जी, अभी बात करके हम ये समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि जिस जगह पे वो रहे हैं उन्होंने कभी उसकी पैमाइश या सही मायनों में उसे देखा ही नहीं है कि सरकारी तौर पे वो उनके नाम पर दर्ज है या नहीं है। यही विवादों के भी बड़े कारण बन रहे हैं कि किसी की ज़मीन कहीं पे भी निकल जाना या किसी दूसरे गांव में निकल जाना और फिर उसे बेच देना, ये सबसे बड़ी चुनौती आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल लगता है। इस तरह के बहुत सारे मामले आ गए हैं कि मेरी ज़मीन किसी ने कहा मेरी वो दूसरे गांव का नाम ले रहा है, उस गांव में निकल गई है। अब कैसे निकली, क्या निकली, कोई उनके पास है नहीं। अच्छा। या कहीं दाखिल खारिज चलाते समय बहुत सारे नाम किशन बिशन या एक ही वल्दियत के 2 लोगों का नाम हो जाना, ये बहुत सारे टेक्निकल है ना। अब उन्हें पटवारी जी ने चला दिया, उन्होंने कहा ठीक है दीवान सिंह जगत सिंह। अब पता नहीं दीवान सिंह जगत सिंह कोई दूसरी वल्दियत भी है गांव में। अच्छा। कल वहाँ उसके घर में कुछ हुआ, उसने कहा यार ये भी तो दीवान सिंह जगत सिंह, खाता संख्या ये देखो, उन्हें उस पर उसका नाम चल गया। अच्छा। तो इस तरह की जो नाम का एक जैसा होना भी बहुत सारे विवादों के कारण बन जाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद उस विवादों को हटाने के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया होती है। तो इन चीज़ों की बेसिक जानकारियाँ हों तो लोग बचे जा सकते हैं। अब बिना जानकारी के अभाव में ही सारी गलतफहमियां भी होती हैं। अच्छा। और पैसा भी खर्च होता है, जानकारी का अभाव के कारण ही बाकी सारी चीज़ें आगे प्रोसेस होती चली जाती हैं। तो अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, सोशल मीडिया तो एक तरीके से भू कानून लाने का गढ़ सा बना है। तो आपको नहीं लगता कि भू कानून की सही वस्तुतः मांग क्या है, कि हमारी ज़मीनें ना बिकें, या एक कैसा भू कानून, लोग या आम लोगों को कैसा भू कानून चाहिए? क्योंकि जो लोग चाहेंगे वही कानून आना चाहिए, ये लोकतंत्र कहता है। जी अब अलग अलग तरह के लोगों के ना, लोग अपनी व्यक्तिगत सोचों के कारण एक कानून को चाह रहे हैं। माना बहुत सारे, ठीक है हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में पलायन रुके, पलायन रुकने के लिए हमारे पास स्थायी चीज जमीन है, जमीन के लिए खेती है, तो खेती पर हम बल दे रहे हैं, लेकिन खेती का उत्पादन कम हो रहा है। हाँ। बंदरों का नुकसान हो रहा है, बहुत सारे फील्ड होते हैं ना। हाँ। असिंचित भूमि है, सिंचाई सिंचित भूमि नहीं है, तो उस क्षेत्र में काम करने के लिए तो फिर हमको बहुत सारी तरीकों से सोचना है। अब हम जहाँ तक कहते हैं कि यार जमीन नहीं बिकनी चाहिए, तो भाई ये तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा है। भाई ज़मीन एक है कंट्रोल में। अब मैं मानना चाह रहा हूँ, मेरा लड़का अभी दिल्ली काम करता है, अब मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में मेरा मकान हो, मेरे बेटे की इच्छा है कि दिल्ली में कोई मकान हो, तो अब वो अगर दिल्ली उत्तराखंड वाले को दिल्ली में भी तो मकान नहीं लेने देंगे फिर,
क्योंकि भाई हम चाह रहे हैं कि दिल्ली वाला उत्तराखंड में जमीन न ले। अच्छा। तो ये भी तो है, भाई भारत का नागरिक है, कहीं भी जमीन ले सकता है, लेकिन इसका एक कंट्रोल वे होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको को 40 नाली की परमिशन दे दी, 20 नाली की परमिशन दे दी। अब परमिशन किस दे रहे हैं कि आपको एग्रीकल्चर के लिए, आपने कहा ठीक है आपके पास संपत्ति थी, पैसा था, आपने कहा 20 नाली जमीन लेते हैं, परमिशन लेकर के आपने खरीद ली। लेकिन खरीद ली तो अब ली आपने परमिशन है कि मैं एग्रीकल्चर खेती करूंगा, और ले आप वहां प्लॉट काट रहे हैं, आप उसको 143 का ले रहे हैं। तो भाई आपने जब शुरू में जब परमिशन दे रखी थी तो वो कृषि की दी थी, तो कृषि में फिर 143 क्यों करा रहा हो वहां पर? ये तो विभाग के थ्रू होगा, 143 होगी तो वो तो काम गांव वाला करेगा नहीं। तो 143 जब उसकी परमिशन ही शुरू में ये थी कि मैं एग्रीकल्चर करूंगा, तो 143 आपने प्लॉट क्यों कटवाए भाई वहां? तो ये कैसे हो रहा है? इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और एक लिमिटेड, ठीक है, एक घर बनाने के लिए 1.25 नाली जमीन हम मानते हैं कि यार 2100, 2200, 2500 स्क्वायर फीट मैक्सिमम चाहिए। तो एक कोई आदमी यहाँ रहना चाह रहा है उत्तराखंड के अंदर तो उनकी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि एक पूरा 20 नाली, 25 नाली, 30 नाली जमीन बेच रहे हैं, फिर उसको कॉमर्शियल कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद प्लॉटिंग कर दे रहे हैं। तो ये तो इस तरह से तो आप ये लगाइए कि फिर ये भूमाफियाओं की तरह का गेम शुरू कर दे रहे हैं। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए और भूमि का लेन देन होना ही चाहिए। अब होता ही है, तो कोई बाहर से ले रहे हैं तो कम मात्रा में अपने आवास भर के लिए अगर कोई लेना चाह रहा है तो वो मुझे लगता है कि वो ठीक है। लेकिन एक बहुत लार्ज स्केल में और 20 नाली के, ठीक है, एग्रीकल्चर में ले रहा है तो एग्रीकल्चर ही करे ना फिर। अच्छा। वो जो जिस पर्पज से ली गई है उस पर्पज को फील्ड में भी उतारना चाहिए। जी। अभी हाल फिलहाल में अगर आपने भी देखा हो कि बहुत सारी जमीनों को लेकर खबरें आई कि सरकार वापस से जो जिस पर्पज से ली गई थी और उस जमीन में वो काम नहीं हुआ तो वापस लिया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बाहुबली नेता, जिनमें यूपी और दिल्ली के सांसद नेताओं के तक नाम आ रहे हैं, तो वो लिए जा रहे हैं। तो आप आम लोगों को किस तरीके से कहेंगे कि वो कैसे ध्यान दें कि वो अपनी जमीन को और ज़्यादा सुरक्षित कर पाएं, बाहरी लोगों तक ना जा पाएं, इस तरह से हमारी संस्कृति बची रहे? इसके लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए फिर? गांव वालों को ये है कि भाई सबसे पहले तो जागरूकता होनी चाहिए। अब जागरूकता का अर्थ है कि जमीन कह के जागरूकता तो आएगी नहीं। जमीन की बेसिक चीज़ों की जानकारी उनको होनी चाहिए। प्लस हमको अपने तार बाड़ या हम इस तरह की चीज़ें देखें कि गांव में जल स्रोत कहाँ पर है, वो सार्वजनिक चीज़ें हैं, रास्ते कैसे हैं हमारे, और जो एक लार्ज स्केल में बेचने की जो परिपाटी जैसी चल गई, उसने कहा 20 नाली ना लो, 5 नाली बेच दो, 8 नाली बेच दो, तो जो है तो वहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब आग छोड़ के खेत खोद दिया, छोड़ दिया है, 5 साल 10 साल 20 साल से कोई वो भूमि बंजर हो गई है, वो बंजर भूमि हो गई है, तो उसको हमको थोड़ा बचा करके, और मुख्य रूप से ये मान के चलिए कि इसमें जागरूकता ही एक कारण है। अब जागरूकता का अर्थ है कि बेसिक चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए। ये हमको ज़मीन के बेसिक चीज़ें जो हैं उनसे हमको टच में होना चाहिए। और गांव के जो ठीक है, बहुत गांव वाले हैं भाई, हैं असाक्षर भी हैं, साक्षर हैं, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन गांव में बेनाप, जैसे बहुत सारे लोग हैं बेनाप की तरफ बढ़ रहे हैं, बेचारे उनका है ज़मीन ही नहीं है, बेनाप खोद रखा है या वहाँ पर मकान है, वो कैसे हैं, तो उनकी अपनी कहीं ना कहीं तो ज़मीन है ही, रिकॉर्ड में तो है ही उनकी ज़मीन कहीं ना कहीं, और या हम बेनाप बेचने की बात कर देते हैं, तो वो भी हम भी गलती करते हैं। भाई अब मैंने कहा यार ये तो पंचायत है, मेरे कब्जे में थी, मैंने शेठ को थमा दी, मैंने कहा तुम कर लो। ये भाई वो पंचायत की भूमि है, अगर हम नहीं जरूरत है हम पंचायत को वापस करें। तो इस तरह के क्षेत्र में जागरूकता के से ही यह कार्य हो सकते हैं। ये मेरा विचार है। तो रेडियो कुमाऊं वानी की भी एक पहल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता लाएं, लोग अपनी ज़मीनों को समझें, अपने ज़मीनों के महत्व को समझें कि ये एक बहुत सारे रोजगार ना जीवन में ख़त्म हो सकते हैं। AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजगार खा रही है, मगर कृषि एक ऐसा रोजगार रहेगा जो हमेशा से था, हमेशा से रहेगा जब तक इंसान है। तो लोग अपनी ज़मीनों को प्रोटेक्ट करें, उनमें खेती करें, इनोवेटिव तरीके से बागवानी करें और स्वरोजगार की तरफ जाएं। ये हम उत्तराखंड के लोगों के लिए एक मुहिम लेकर हम चल रहे हैं कि वो अपनी ज़मीनों को समझें। आपने भी इसमें अपनी राय दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों ये था आज का हमारा भाग। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ कमियां हैं या आपका जमीन से संबंधित कोई सवाल है तो हमें जरूर भेजें। हम चाहते हैं कि आपके सवालों को इकट्ठा कर हम अपने एक्सपर्ट एडवोकेट तरुण जोशी जी के पास दोबारा पहुंचे और लोगों के सवालों के जवाब उनसे लें। तो अंतिम भाग में हम ये करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप हमें सहयोग करेंगे और इस श्रृंखला को अपना प्यार देंगे।
इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।